जो बेसिक टर्म्स आते हैं क्लासिफिकेशन में, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा समझ लें। तो आगे जब हम किसी एनिमल्स को पढ़ रहे होते हैं या किसी फाइलम को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर हमें आसानी से वो चीजें समझ में आ जाएंगी, वो बात समझ में आ जाएगी। बार बार उसको हमें डिक्शनरी में नहीं देखना पड़ेगा या पीछे जाके नहीं देखना पड़ेगा। तो अब हम एक एक करके जो है समझ लेते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया गया। अब अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम समझ लें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का संगठनात्मक ढांचा कैसा है, यानी उसकी बॉडी किस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमने 5 लेवल बताया है कि किसी भी एनिमल को जब हम पढ़ेंगे तो उनके बॉडी में इस 5 लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक हो सकता है। अब एक बेसिक टर्म यहां पर हम आपको बता दें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम किस बात से तय करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम उस बात से तय करते हैं कि जिससे वो बना होगा उसके जस्ट एक स्टेप पहले उसके बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसको अपनी भाषा में समझने के लिए ये हम समझ सकते हैं कि जैसे बाय चांस मान लो कोई घर है, तो घर किससे मिलकर बना होगा, घर कमरों से मिलकर बना होगा। तो घर का अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो रूम है, कमरे हैं। और इसी तरह से अगर कमरे का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो किससे मिलकर बनी होगी, दीवार से मिलकर बनी होगी। तो किसी कमरे का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी वॉल्स है, दीवार है। इसी तरह से अगर हम वॉल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वॉल की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी ईंट होगी। और फिर ईंट के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मिट्टी होगा, रेत होगा, ये सब चीजें होगी। तो कभी भी जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जिस कंपोनेंट से वो एनिमल बना होता है उसके जस्ट एक लेवल पहले की बात करते हैं। तो जैसे ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे एनिमल में होगा, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है। एक सेल यानी सिंगल सेल्ड एनिमल की बॉडी में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्योंकि सिंगल सेल्ड एनिमल जैसे कि आपके प्रोटोजोआ की बॉडी यूनिसेलुलर होती है, एक सेल का बना हुआ होता है। अब एक सेल वाले एनिमल का बॉडी बना किससे होगा, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दूसरे और मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट होगा। यानी अगर दूसरी भाषा में हम कहें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं यहां पर। यानी जितने प्रोटोजोआन होते हैं या जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की बॉडी प्रोटोप्लाज्म से ही मिलकर बनी होती है। क्योंकि सेल के जस्ट पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स में होगा, यानी प्रोटोजोआ में होता है। अब हम दूसरे स्टेप पर आ जाएं, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमने आपसे पहले बताया, सेलुलर लेवल उसमें होगा जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हो, जैसे कि पोरीफेरन जो होते हैं इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है लेकिन टिश्यू नहीं होता है। इनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं लेकिन वो सेल्स टिश्यू फॉर्मेशन में जो है असमर्थ होते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन उनमें नहीं होता है। तो इनकी बॉडी में जो पोरीफेरन होते हैं इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल एक पर्टिकुलर काम करता है। जैसे कोइनोसाइट्स है, उनका अलग काम है, वाटर करेंट जनरेट कराना, फूड कैप्चरिंग करना। इसी तरह से थीसोसाइट है, फूड स्टोर करना। इसी तरह से नर्सिंग सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स होते हैं। सारे सेल्स का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। यानी इनके बॉडी का जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, सारे बॉडी का जो काम चलता है वो सेल के लेवल का होता है, यानी पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर सेल होती है। तो यहां पर जो पोरीफेरन होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम आ जाते हैं तीसरा जो है हमारा टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल थोड़ा सा और ऊपर हम चले जाएं, यानी सीलेंट्रेटा में।
सिलेंट्रेटा ऐसा ग्रुप है एनिमल का जिसकी बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी होती है, यानी बहुत सारे एक जैसे सेल एग्रीगेट्स होकर एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाते हैं, लेकिन आर्गन यहां पर नहीं होता है। आर्गन नहीं होता है, याद करिए आप, ओबेलिया, ऑरेलिया, हाइड्रा, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं इनके बॉडी का जो संगठनात्मक ढांचा है, यानी इनकी बॉडी जो बनी हुई है टिश्यू से मिलकर बनी होती है और पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर टिश्यू होता है, यानी इसके बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यही टिश्यू जब पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर काम करने लगते हैं, एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गन कह देते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपके प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका प्लेटीहेलमिन्थेस और जो है उसके जैसे आपका टीनिया सोडियम है, आपका फैसियोला हेपेटिका है, आपका जो है प्लेनेरिया है, इन सब एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस मान लीजिए आप, या जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी मान लीजिए, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें जो है पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स बन जाते हैं, यानी बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने लगते हैं और उसको हम लोग ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पर प्लेटीहेलमिन्थेस तक ये ऑर्गन लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एस्केलेटोमेन्थेस में हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत वेल डेवलप नहीं होता है, वेल क्लियर नहीं होता है। तो हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की बात है कि ऑर्गन सिस्टम से आप क्या बताना चाह रहे हो, किस तरह का इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठनात्मक ढांचा होगा। जैसे कि इनकी बॉडी जो होगा सिस्टम से मिलकर बनी होगी और उन सिस्टम्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देख लीजिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो माउथ की बात करेंगे, एसोफेगस की बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे, इंटेस्टाइन की बात करेंगे, रेक्टम की बात करेंगे, एनस की बात करेंगे। ये सारे ऑर्गन्स हैं और सब ये जब मिल जाते हैं तो एक पर्टिकुलर सिस्टम हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये नोज हो गया, नेजल चैम्बर हो गया और इसके बाद लंग्स हो गए, ट्रेकिया हो गए, तो ये सब मिलाकर ऑर्गन मिलाकर के एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाए, यानी डाइजेस्ट ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाए। इसी तरह से अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज हो गई, किडनी हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसी तरह से यूरेटर हो गया। तो ये सब अलग अलग ऑर्गन जो है मिलकर के एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लिए, यानी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। तो अगर हम देखें एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अब जो है हम अगर ह्यूमन की बात करें तो आप ह्यूमन भी कॉर्डेटा में ही आता है, उसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लासिफिकेशन में यूज होने वाला जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है वो है सिमेट्री। जब भी हम किसी एनिमल को पढ़ते हैं या किसी ग्रुप का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर हम तुरंत देखते हैं कि एसिमेट्रिकल है, बायरेडियल सिमेट्रिकल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है या रेडियल सिमेट्रिकल है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये भी समझना यहाँ जरूरी है कि सिमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, सिमेट्री किसको कहते हैं, सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री को हम अगर ऐसे कहें तो सिमेट्री का मतलब होता है सम्मित।
सममित का मतलब कि उसमें समानता कितनी है। जैसे आप देखिए ये दोनों हाथ है आपका, और अगर हम इस हाथ को ऐसे कर लें तो दोनों हाथ लगभग एक जैसे आपको दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों हाथ, यानी हमारे दोनों हाथ में लगभग सिमेट्री है, लगभग बराबर है इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा एनिमल कितने पार्ट में बराबर बराबर बट जा रहा है, या उसको समान पार्ट में, समान भाग में कितने बार बांटा जा सकता है या किस तरह से बांटा जा सकता है, इसके बेसिस पर हम लोग एनिमल्स के सिमेट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। और यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर हम सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनिमल्स को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बाइरेडियल सिमेट्रिकल, बाइलैटरल सिमेट्रिकल, और हम सबसे पहले यहां एसिमेट्रिकल की बात करते हैं। एसिमेट्रिकल जैसे कि नाम से लग रहा है, ए का मतलब अब्सेंट और सिमेट्री का मतलब सम्मित नहीं है। तो ऐसे जानवर जिनमें सम्मित नहीं है, यानी आप उसको कहीं से भी बांटिए तो बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम लोग एसिमेट्रिकल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम में आप अगर इसको बांटें तो यहां पर एक जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर साइड में, एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऐसे है और इसका न्यूक्लियस इस साइड में है। अब अगर इसको यहां से बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं, तो न्यूक्लियस एक साइड में चला जा रहा है, और अगर ऐसे आप बांटते हैं तो ओरल ग्रुप एक साइड में चला जा रहा है, एक साइड में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपके पैरामीशियम में कोई सिमेट्री नहीं होती है, यानी पैरामीशियम आपका एसिमेट्रिकल है। अमीबा जैसे यहां पर बना हुआ है, तो अमीबा को आप किसी भी तरह से बांटें तो बराबर बराबर नहीं बटेगा, तो यानी अमीबा में भी कोई सिमेट्री नहीं होती है, यानी मैक्सिमम जो प्रोटोजोआन होते हैं उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। ज्यादातर कुछ प्रोटोजोआन हैं जिसमें सिमेट्री होती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल हैं। तो अगर हम एसिमेट्रिकल एनिमल में देखेंगे तो प्रोटोजोआन होते हैं, कुछ वैसे मोलस्कन भी एसिमेट्रिकल होते हैं, और हर ग्रुप में कोई ना कोई मिल जाएगा। आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि अगर हम किसी एनिमल को बराबर बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारा एनिमल एसिमेट्रिकल। ग्रुप है हमारा रेडियल सिमेट्री का। रेडियल सिमेट्री में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके बॉडी का सेंटर यानी रेडियस लेकर अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसको कई सारे पार्ट में बांट सकते हैं, और इसमें वो एनिमल्स आएंगे जो स्फेरिकल होते हैं, जैसे कि आपके पोरिफेरन, सीलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म्स, ये सब एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे कि यहां पर हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, जैसे इकाइनोडर्म्स है आपका, इकाइनोडर्म्स है, यहां पर आप इसका सेंटर लेके और इस जगह से आप किसी भी तरह से इसको कहीं पर भी ऐसे भी बांटेंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसे भी बांटेंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसे भी बांटेंगे तो बढ़ जाएगा। आप अगर एनिमल्स आपके दिमाग में नहीं रहे तो अपने दिमाग में तरबूज ले लीजिए, अपने दिमाग में खरबूजा ले लीजिए, अपने दिमाग में जो है कुकुम्बर ले लीजिए। इसमें किसी भी तरह से उसको आप सेंटर लेके अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये जो है कितने भी पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। तो सेंटर को लोकेट करके इस एनिमल को हम कई पार्ट में बांट सकते हैं, बराबर बराबर बढ़ सकता है। तो यहां पर रेडियल सिमेट्री होगी। एक बात यहां पर और बताना चाहेंगे, जैसे आपका स्टारफिश है इकाइनोडर्मेटा में, तो वहां पर रेडियल सिमेट्री ना कह करके हम इसको जो है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहते हैं। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री क्या है? जैसे आप ये स्टारफिश को दिमाग में लेकर आइए, स्टारफिश की बॉडी को देखिए। स्टारफिश को आप जो है केवल 5 पार्ट में आप बांट सकते हो। यहां पर आप लोग सेंटर ले लो, ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह से 5 पार्ट में इसको बराबर बराबर आप बांट सकते हैं। तो स्टारफिश में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। तीसरा जो है ये है बाइलैटरल सिमेट्री।
बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लैटरली दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मुझे को आप देखो, हमको अगर यहां से मुझे अगर आप बांटेंगे तो हम दो बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे एक्सटर्नली। तो ऐसे एनिमल्स जिनको अगर बीच से मीडियन एक्सिस से अगर डिवाइड किया जाए तो दो बराबर लेटरल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएं तो वहां पर ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री आपका सारे कोऑर्डिनेट्स में होता है, सारे कोऑर्डिनेट्स जितने हैं उनमें सब में होता है लगभग कोऑर्डिनेट्स में। और इसके अलावा जो है आपके जो है आर्थ्रोपोड्स में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है। आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोड है, अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें तो इसकी बॉडी दो बराबर बराबर पार्ट में लैटरली ये डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से यहां पर इसमें ये लैटरल सिमेट्री है। और हमारा अपना एग्जांपल है, अगर हमें यहां से डिवाइड किया जाए तो हमारी बॉडी दो लैटरल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री के साथ साथ लैटरल सिमेट्री भी पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि उनको सेंटर से लेकर के आप अगर डिवाइड करें तो कई पार्ट में बट सकता है, लेकिन चूंकि लैटरली उसमें दो ही पार्ट हो सकते हैं इसलिए जो है इसको हम लोग जो है बाइलैटरल ना करके कह करके बाई रेडियल सिमेट्री इसको कहते हैं। कुछ आपके इकाइनोडर्म्स और कुछ आपके टीनोफोर्स इस कैटेगरी में आते हैं कहेंगे कुछ। तीसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जिसकी अहम भूमिका है क्लासिफिकेशन में है, वो है जर्म लेयर्स का पाया जाना। जर्म लेयर्स को हम यहाँ पर बताते हुए चले, जर्म लेयर्स की हम बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा है तो कितने लेयर्स बन रहे हैं। हम सभी को पता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसमें गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ये ब्लास्टुला के बाद होता है, ब्लास्टुला सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म 2 लेयर या 3 लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रुला कहते हैं। तो गैस्ट्रुला में कितने लेयर्स हैं, उन्हीं लेयर से फिर आगे का उस एनिमल का डेवलपमेंट होना है। तो इस बेस पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में के गैस्ट्रुलेशन में कितनी लेयर्स बनी थी। तो इन लेयर्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जर्म लेयर्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म आपका दो तरह से होता है। पहला ऑर्गेनिज्म है आपका डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा ऑर्गेनिज्म है आपका ट्रिप्लोब्लास्ट। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में गैस्ट्रुला के टाइम पर 2 लेयर बना हो, यानी जिनका गैस्ट्रुला 2 लेयर का हो और उसी से फिर उनकी बॉडी बनी हो, ऐसे एनिमल्स को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी 3 लेयर से बनी हो उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर यहाँ पर 2 लेयर बनेगा, यानी यहाँ पर इक्टोडर्म और इंडोडर्म केवल यही 2 लेयर होंगे, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच में एक लेयर और होगी जिसको हम लोग मीजोडर्म कहते हैं। तो ये जिसमें 3 लेयर होगा वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से एनिमल हैं। डिप्लोब्लास्टिक आपका पोरीफेरा के मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें 2 लेयर जो होता है, बाहर की लेयर होती है पिनाइकोडर्म और अंदर की लेयर होती है कोइनोडर्म। इसके बाद है आपका सिलेंट्रेटा में भी 2 लेयर होता है। बाहर का जो है इक्टोडर्म और अंदर की लेयर जो होती है वो गैस्ट्रोडर्म होती है। 2 ही लेयर यहाँ पर होता है, बीच में और किसी भी तरह की कोई लेयर नहीं होती है। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी में 3 लेयर होगा, यानी इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, जिनके बॉडी के ऑर्गन्स 3 लेयर से बने होंगे। अब इसमें आपका प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक आते हैं।
कॉर्डेट्स तक आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस को अगर दूसरी भाषा में कहें तो प्लेटीहेलमिन्थेस में डिप्लोब्लास्टिक वेल डेवलप्ड और ट्रिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत होती है, यानी यहां से थ्री लेयर्स बनना शुरू होता है। यानी प्लेटीहेलमिन्थेस शुरुआती हैं एनिमल्स हैं जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक होना शुरू हुआ, यानी थ्री लेयर्स बनने शुरू हुए और ये कॉर्डेटा तक चलता है, हम लोगों तक रहता है। यानी हेलमिन्थ से लेकर आपके कॉर्डेट्स तक ये आपके ट्रिप्लो। अब चौथा जो बेसिक टर्म है जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं वो है सीलोम। सीलोम मीन्स है बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर स्पेस, यानी एनिमल्स के बॉडी के अंदर स्पेस है या नहीं है, बॉडी कैविटी है या नहीं है। अब ये किस कैविटी की हम बात कर रहे हैं? बॉडी कैविटी तो लगभग सारे एनिमल्स में होता है। आप पॉरीफेरा में देखें तो वहां पर बॉडी कैविटी होती है, सिलेंड्रेटा में भी बॉडी कैविटी होती है। तो यहाँ उस बॉडी कैविटी की बात नहीं होती है जो इंडोडर्म से लाइन होती है, उस बॉडी कैविटी की हम बात नहीं कर रहे हैं जो गैस्ट्रोडर्म से लाइन होती है। यहाँ पर उस कैविटी की बात कर रही है, वो हो रही है जो मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बने, यानी जिसको बनाने के लिए मेसोडर्म का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर हम अपने समझने की बात करें तो अगर हमारी बात किया जाए तो ये हमारा जो बॉडी वाल है, यानी ऊपर का जो मस्कुलेचर है, उस मस्कुलेचर के अंदर और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी गट है उसके बाहर, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और आपके मस्कुलेचर के अंदर जो दोनों के बीच का जो स्पेस है, हम उस कैविटी की बात कर रहे हैं। वो कैविटी जिसमें है उसमें सीलोम है, यानी वो सीलोमेट है। अगर ट्रू सीलोम है तो उसको हम लोग साइजोसीलोमेट कहेंगे। तो सीलोम के बेस पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका एसीलोमेट, एसीलोमेट। दूसरा है स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। तीसरा है साइजोसीलोमेट, साइजोसीलोमेट, यानी ट्रू सीलो, ट्रू सीलो। जाहिर सी बात है यहां पर होगा आपका फॉल्स सीलो। अब यहां पर हम देख लेते हैं ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में सीलोम नहीं पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, ऐसे एनिमल्स को हम लोग एसीलोमेट कहेंगे। एसीलोमेट में जो एनिमल आते हैं उन एनिमल्स में आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस। ये ग्रुप जो है आपका, इसमें सीलोम नहीं पाया जाता है। जैसे हमने बेसिक बात बताई कि सीलोम बना होगा जब मेसोडर्म से बना होगा तभी हम मानेंगे उसको सीलोम है। इंडोडर्म की लाइनिंग की जो गट की लाइनिंग है उसको हम लोग सीलोम नहीं मानेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का जो स्पेस है वो सीलोम नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो आपके पोरीफेरा हैं इनमें कोई सीलोम नहीं होता है, आपके जो सिलेंट्रेट्स हैं इनमें भी कोई सीलोम नहीं होता है, और आपका जो प्लेटीहेलमिन्थेस होता है इनमें भी सीलोम नहीं होता है। इनके बॉडी वाल के बीच में जो जगह होता है, बॉडी वाल या गट अगर बाई चांस है तो उसमें जो है दूसरे टिश्यूज भरे होते हैं, सीलोम नहीं होता है। अब यहां पर हम बात करें कि सीडोसीलोमेट की, तो सीडोसीलोमेट आपका एसके हेलमिन्थेस। एसके हेलमिन्थेस में सीलोम का बनना शुरू हुआ लेकिन कंप्लीट सीलोम नहीं बन पाया। यहां पर पूरा कंप्लीट जो है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग ना हो करके सीलोम नहीं बन पाया। तो यहां पर छोटे छोटे पाउच के रूप में दो गट वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस होता है। तो यहां पर हम इसको ट्रू सीलोम नहीं कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा बहुत बनता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आपके सीडोसीलोमेट कौन है, तो एसके हेलमिन्थेस है आपका, यानी जिसमें एस्केरिस वगैरह आता है, आपके नेमेटोड्स आते हैं, वो आपका जो है सीडोसीलोमेट एनिमल है। अब हम आ जाएं साइजोसीलोमेट यानी ट्रू सीलोम की बात यहां पर हो रही है। ट्रू सीलोम में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है और वो कैविटी इनके मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है, यानी इनके इक्टोडर्म और इंडोडर्म
के बीच में मीजोडर्म होता है और मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से कैविटी बनती है और उस कैविटी में डिफरेंट डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि ये जो लंग्स हो गया या एक हार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए और दूसरे विसरल ऑर्गन हो गए, वो उसमें रहते हैं। यानी स्पेस होता है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में। इसका एग्जांपल है आपका एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी हम लोग भी इसी ग्रुप में आते हैं। इनमें जो है ट्रू सीलोम पाया जाता है। अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रू सीलोम क्या है। हमारे इस बॉडी वॉल और हमारे गट के बीच में, गट के वाल के बीच में, यानी बॉडी वॉल के अंदर और गट वाल के बाहर जो बीच का स्पेस है वो सीलोम है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी मेटामेरिज्म। एनिमल्स में मेटामेरिज्म है कि नहीं है। अब मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि पहले सेगमेंट को जो आने वाला सेगमेंट है वो फॉलो करता है। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में सेगमेंटेशन हो और वो सेगमेंटेशन पहले वाले सेगमेंट को आने वाले सेगमेंट उसको फॉलो करते हो, ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं या मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। यानी आपके जो है पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस तक ये एब्सेंट होता है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थेस तक मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता कहां है, ये एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक होता है। यहां पर ये मेटामेरिक सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चलिए आपने कह दिया एनेलिडा को हमने मान लिया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, उसमें सेगमेंट्स होते हैं और पहले सेगमेंट को आने वाला सेगमेंट फॉलो करता है, चाहे वो अर्थवर्म हो या लीच हो या आपका नेरिस हो, वहां तो बात मान ली गई, चलो सेगमेंटेशन होता है। और फॉलो करने का मतलब ये है कि पहले सेगमेंट में अगर नेफ्रीडिया है तो दूसरे सेगमेंट में है, तीसरे सेगमेंट में है, चौथे सेगमेंट में। इसी तरह से आर्थ्रोपोडा में भी ये बात कुछ हद तक लागू होती है। जैसे आपका जो है सेंटीपीड्स है, मिलीपीड्स है, इन सब में आपको क्लियर कट जो है सेगमेंटेशन दिखाई पड़ता है और पहले सेगमेंट को नेक्स्ट सेगमेंट फॉलो करता है। और ये बात कुछ हद तक जो है मोलस्कन में भी पाई जाती है और आपके आगे के कुछ एनिमल्स में और पाई जाती है। लेकिन आपको जब अपने पर आते हैं, कहा आपने कह दिया कि कॉर्डेटा में भी आपने बताया है, तो कॉर्डेटा में कैसे होता है, अपनी बात करें तो अपनी अगर हम बात करें तो हमारे अपने को अगर आपको सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो अपने वर्टिब्रल कॉलम को देख लीजिए। वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका, यहाँ की जो वर्टिब्री है वो फॉलो करेगी नेक्स्ट वाले को, फिर फॉलो करेगी नेक्स्ट वाले को, उसके बाद और फॉलो करेगी नेक्स्ट वाले को। तो यानी यहाँ पर इंटरनल मेटामेरिज्म है, यानी इंटरनली जो है आपका बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन फॉलो करता है। आपके जो रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्री हैं एक के बाद दूसरे को फॉलो करती हैं। तो इस तरह से हम लोगों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आपका नोटोकार्ड। नोटोकार्ड बहुत अहम रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में, और ये जो रोल इसका होता है इसी के बेस पर हम लोग कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स को कैटेगराइज किए हैं, नॉन कार्डेट्स में बांटे हैं। अब नोटोकार्ड है क्या? नोटोकार्ड जो होता है डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोटॉन का मतलब होता है बैक और कॉर्डे का मतलब होता है कॉर्ड। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो जनरली एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, डॉर्सल साइड में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। तो इसके बेस पर हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं। यानी नॉन कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। तो नॉन कॉर्डेट की बात करें तो प्रोटोजोआ
टू इकाइनोडेर्मेटा। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके डॉर्सल साइड या बैक साइड में एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। दूसरा है कॉर्डेट्स। ये कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लाइफ के किसी स्टेज में, चाहे 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 घंटे के लिए या होल लाइफ, इनके बॉडी में डॉर्सल साइड में अगर स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहा हो, नोटोकॉर्ड रहा हो, तो इनको हम लोग कॉर्डेट्स में रखते हैं। यानी कॉर्डेट्स में आपका जो है प्रोटोकॉर्डेट्स और दूसरा ग्रुप जो है आपका वर्टिब्रेट्स। अब यहां पर हम आपको एक बात बता दें, वैसे आगे बताएंगे अभी जब कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स को हम बताएंगे तो यहां पर बताएंगे। कॉर्डेट्स आपके 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स यानी यूकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो इनके लाइफ के किसी स्टेज में रहता है या होल लाइफ रहता है, लेकिन ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं तो ये कॉर्डेट्स ही, लेकिन इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता जाता है वो नोटोकॉर्ड इनका वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। जैसे हम लोगों का वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड ये वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में रिप्लेस हो गया है, जो कि छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलकर बनी हुई है। और ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ये वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट हुआ होता तो हम जो है अपनी बॉडी को इस तरह से या ऐसे मोड़ नहीं पाते। ये स्टिफ रॉड होता तो हमें हमेशा ऐसे ही रहना पड़ता। अभी हम जब आगे आप लोगों को बताएंगे कॉर्डेट्स में को जब क्लासिफाई करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जाएगा।